पंछियों ने जब जब किया अपने पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। सो हेलो एवरीवन, दिस इज बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history, NCERT class 8 chapter 3, रूलिंग द कंट्रीसाइड अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना पार्ट 2। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, कल हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर किया था। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि किस तरीके से मुगल बादशाहों के द्वारा बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को कंपनी यानी कि उस समय दीवान जो था एक तरीके से घोषित कर दिया गया था, यानी कि कंपनियों को जो था दीवान बना दिया गया था। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था और एक तरीके से दीवान बनने का मतलब था कि एक तरीके से जब कंपनी को दीवान बना दिया जाता था तो उस समय उसके जितने प्रशासनिक कार्य होते थे और एग्रीकल्चरल जितने कार्य होते थे उनका जिम्मा अब कंपनी के ऊपर ही था। एक तरीके से रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी हमने माना था और देखा भी था। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारे पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो अब है एक नई व्यवस्था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब क्या नई व्यवस्था की थी, एक तरीके से अपनी आमदनी और कंपनी की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो देखिए, तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। तो देखिए, तो कंपनी के लिए उस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो था वो था राजस्व, क्योंकि राजस्व के खर्चे से ही वो अपने प्रशासन को चला सकते थे, यानी कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो चला सकते थे और अपने व्यापार को बढ़ा सकते थे। पर अब कंपनी के सामने जैसी जैसी आपको समस्याएं दिख रही थी कि अब कुछ जो लोग थे, यानी कि अधिकतम लोग जो थे वो कंपनी को राजस्व नहीं दे पाते थे। तो एक तरीके से कंपनी का उसमें फायदा भी हो रहा था क्योंकि उनकी एक तरीके से क्षेत्र अधिकार बढ़ता जा रहा था, परंतु एक तरीके से उनका नुकसान भी हो रहा था क्योंकि उनके पास अब इतना ज़्यादा राजस्व नहीं था। तो जब कंपनी को शासन और व्यापार के में अपने खर्च चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी, क्योंकि देखिए अब राजस्व जो था वो तय था, क्योंकि जब कंपनी को दीवान बना दिया गया तो राजस्व को तय कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से लिमिटेड कर दिया गया। अब लिमिटेड राजस्व को लेकर के कंपनी के द्वारा, यानी कि जितने भी मतलब उस समय छोटे मोटे व्यापारी थे, अब चाहे वो कितना भी कमाए तो जो लिमिटेड उनका राजस्व था वही उन्हें पे करना होता था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, यानी कि इस इलाकों का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो अब उत्तर प्रदेश में, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत तो के हॉलैंड और मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो जिसे 1822 अर्थात 1822 में लागू किया गया था। तो क्या लागू किया गया था इस व्यवस्था को, यानी कि मैकेंजी नामक अंग्रेज के द्वारा जिस व्यवस्था को चलाई गई थी, तो इसे 1822 में लागू किया गया था। तो मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव और एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। तो एक तरीके से इसने इस सामाजिक और संस्था को भी बचाने का एक तरीके से इसमें विचार दिखाया। तो उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया और जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत की अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। तो देखिए, तो एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों पर इस तरीके से वो अब अपना अधिकार जमाना चाहते थे, क्योंकि अब एक तरीके से जैसे हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ही बड़े बड़े शहरों का निरीक्षण करती थी, यानी कि सर्वे किया करती थी। अब वो छोटे छोटे गांवों को लेकर भी सर्वे किया करती थी क्योंकि उन्हें अधिक राजस्व की जरूरत थी। तो अधिक राजस्व के लिए उन्होंने गांवों का भी अब दौरा शुरू कर दिया था। तो देखिए, तो महल किसे कहा जाता था, तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई है, यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती है। तो यानी कि गांवों के लिए या गांवों के समूहों के लिए जो एक तरीके से राजस्व के दस्तावेजों को कहा जाता था, महल कहा जाता है। तो इस तरीके से इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन यानी कि अमेंडमेंट की गुजारिश की गई। तो राजस्व इकट्ठा करने के लिए इसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा था, तो और जिम्मेदारी की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। तो गांव का, जैसे आपको पता है कि गांव का एक मुखिया होता है, इसे हम प्रधान भी कह देते हैं साधारण भाषा में, और कस्बों का एक तरीके से चेयरमैन होता है, और इसी तरीके से मतलब
फिर उसमें गांव का जो मुखिया होता था, तो इसी तरीके से गांव के मुखिया को ही इसका जिम्मा सौंप दिया जाता था। यानी कि जितने भी गांव के अंतर्गत जमींदार होते थे, जो जितना भी राजस्व होता था, तो वही इकट्ठा किया करता था। तो इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि महलवारी बंदोबस्त किसके नेतृत्व में किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसके नेतृत्व में किया गया? मैकेंजी नामक एक अंग्रेज था, इसके नेतृत्व में किया गया था और 1822 में किया गया था। और इसे क्या कहा गया? महलवारी बंदोबस्त। तो महलवारी बंदोबस्त के नाम से हमने देख ही लिया कि किस तरीके के इसमें बंदोबस्त थे। यानी कि गांव को लेकर एक ऐसी व्यवस्था इन्होंने बनाई थी कि गांव का जितना भी राजस्व है वो इकट्ठा किया जा सके, जिससे कि कंपनी को मजबूती मिले। और इसका जिम्मा किसको दिया गया था? एक तरीके से गांव के मुखिया को। तो देखते हैं, तो मुनरो व्यवस्था। तो मुनरो व्यवस्था क्या थी? तो देखिए, तो चित्र 4 में जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, तो मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो, तो इसका पूरा नाम है टॉमस मुनरो। तो 1819 से 1826 तक ये गवर्नर रहा। एक तरीके से इसने शासन सा किया। तो अब देखिए, तो मुनरो व्यवस्था क्या थी? तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुए उसे रेतवार या रेतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था का आजमा कर भी देख लिया था। तो टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी। तो रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं है, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधा किसानों यानी कि रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। और राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग अलग सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, अर्थात सर्वे किया जाना चाहिए। तो मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो एक तरीके से इनके जो विचार थे तो सभी किसानों के लिए एक समान ही थे। यानी कि जो पीढ़ियों से किसानी करते यानी कि खेती करते आ रहे थे, तो केवल वो उनसे ही एक तरीके से सावधानी पूर्वक उनका सर्वे करके राजस्व उनसे प्राप्त करना चाहते थे। तो मान के चलिए, जैसे कि आपको एक्टिविटी दी गई यानी कि गतिविधि, तो कल्पना कीजिए कि अगर आप इस कंपनी के प्रतिनिधित्व की हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड को भेज रहे हैं, तो रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे? तो देखिए, तो किस तरीके की मतलब आप गाँव को लेकर के रिपोर्ट लिखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि राजस्व से रिलेटेड जितने भी मतलब व्यापारी गांव के अंतर्गत आते हैं, जितने जमींदार उसके अंतर्गत आते हैं, तो इसी तरीके की तमाम एक रिपोर्ट लिखी जाएगी, जिससे कि एक तरीके से उनको पूरा ब्यौरा समझ आ सके कि एक्चुअली में गांव की जो स्थिति है तो किस तरह की है। तो अब देखिए, तो सब कुछ ठीक नहीं था। तो क्यों ठीक नहीं था, अब देखते हैं। तो नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ सालों के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। अब देखिए कि कौन कौन सी इन व्यवस्थाओं को लागू करने के बाद समस्याएं दिखी। तो जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और रैयत गांवों से भाग रहे थे। तो किसान गांवों से इसलिए भाग रहे थे क्योंकि वो समय पर अपना राजस्व नहीं चुका पा रहे थे। तो बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे और आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि एक नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए, तो अंग्रेजों का या मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे मेन मोटिव यही रहा था उस समय भी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व को प्राप्त करने के लिए वो गांव की ज़मीन पर एक तरीके से खेती करवाए और खेती के अंतर्गत वो राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करे। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा वो राजस्व प्राप्त करना चाहती थी, तो एक तरीके से लगान इतना ज़्यादा होता था कि हर कोई किसान उसको नहीं चुका पाता था। तो इसलिए ये जो इन्होंने व्यवस्था बनाई थी, तो एक तरीके से इनकी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई थी। ऑलराइट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो यूरोप के लिए फसलें, तो यूरोप के लिए कौन कौन सी फसलें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तय की गई और क्या क्या उसमें हम देख पाएंगे। तो अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से भी सही फसलों की पैदावार की जा सकती है। तो 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। तो देखिए, तो अफीम एक तरीके की नशीला पदार्थ है और नील भी एक तरीके का जो है नशीला ही पदार्थ है। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज
देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास व मद्रास में चावल। यह तो देखिए, तो कई सारी जो चीज़ें थी एक तरीके से, तो भारतीय लोगों के लिए अगर देखा जाए, अब चाय ही मान लीजिए, तो चाय, गन्ना और यानी कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों को लेकर, क्योंकि अंग्रेज अब पूरे भारत के बारे में जान चुके थे और उनकी जलवायु के बारे में भी जान चुके थे कि कौन सी ज़मीन पर किस तरीके की खेती या फसलों को उपजाया जा सकता है। तो अफीम और नील की सबसे ज़्यादा उस समय खेती की गई। उसके बाद फिर गन्ना, पटसन, आसाम में चाय और उत्तर प्रदेश में गन्ना और पंजाब में गेहूँ जैसी फसलों को उपजाया गया। तो एक तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों को उपजाया गया उस समय। तो परंतु कुछ फसलें इस तरीके की भी थी जो भारत के लोगों को एक तरीके से बर्बाद करती जा रही थी। अफीम और एक तरीके से नील की जो खेती और चाय की खेती की गई, तो एक तरीके से भारतीयों को पूरी तरीके से बर्बाद करती जा रही थी। अब क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए कि अब कोई भी व्यक्ति जो है अगर नशा करता है, तो नशा करने के बाद, या चाय में भी थोड़ा बहुत नशा होता है, आपको पता ही होगा, ये चाय पीने से जो हमारी एक तरीके से अंदर का पूरा सिस्टम होता है वो एक तरीके से पूरा डैमेज हो जाता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बॉडी को समस्याओं का सामना भी करना होता है, यानी कि जितनी पावर और स्टेमिना हमारे अंदर होना चाहिए वो चाय और नशा करने के बाद इतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं रह जाता, और जितनी पावर इंसान के अंदर होनी चाहिए अब वो खत्म हो रही थी। तो अंग्रेज मैन यही चाहते थे, क्योंकि एक तरीके से जब कोई इंसान नशा करता है तो नशा करने के बाद वो अधिक से अधिक मेहनत करता है, ऑलराइट। और चाय पीने के बाद तो ये मान लीजिए कि एक तरीके से जो चाय है तो इतना ज़्यादा नुकसान देती है कि चाय पीने के बाद जो भी व्यक्ति इसको पीता है, यानी कि जिसको भी इसकी लत लगती है, तो उसका शरीर जो है वो बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, ऑलराइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यह कैसे किया गया, तो कैसे किया गया आपको समझ ही आ गया होगा कि भारत की विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग जलवायु है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश में गेहूँ आज वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपज होती है, उत्तर प्रदेश में एक तरीके से गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, अलग अलग राज्यों को लेकर अलग अलग फसलें जो हैं वहाँ की महत्वपूर्ण हैं। तो अंग्रेजों ने की गई ज़रूरतों की फसलों की खेतों को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए थे उस समय। तो आइए इसी तरीके की एक फसल उत्पादन की एक ऐसी ही पद्धति को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखिए, तो क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो बिल्कुल है। अब देखिए, तो चित्र 5 और चित्र 6 में सूती कपड़े को छापो और 2 तस्वीरों को दी गई है। बाईं तरफ एक तरीके से चित्र 5 में तस्वीर को भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा ये इस तस्वीर को बनाया गया। और दूसरी कलमकारी छापे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि कलाकार विलियम्स मॉरिंग्स द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे। दोनों छापों में एक बात समान थी कि दोनों में गहरे नीले रंगों का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, तो एक तरीके से इसमें हम देख ही सकते हैं, एक ये वाला छापा आप देख पा रहे होंगे और एक ये वाला छापा भी। तो ये मारेन कॉटन छापा है जो कि 19वीं शताब्दी के ऊर्ध्वाधर में इंग्लैंड के मॉरेन कॉटन के द्वारा बनाया गया, और एक कलमकारी छापा है जो 20वीं शताब्दी में भारत के द्वारा बनाया गया था। तो अब देखिए, तो इस्तेमाल किया गया है, तो इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? तो इन छापों में जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापे में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से तैयार किया गया होगा, और उस समय भारत में दुनिया के नील का सबसे बड़ा स्रोत था। तो भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी? तो देखिए, तो नील की मांग क्यों बढ़ी थी उस समय? तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता था। तो 13वीं शताब्दी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन को कपड़ा उत्पादन, कपड़े के रंगई के लिए भारत में नील का जो इस्तेमाल था वो कर रहे थे। तो उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे का उस पर रहना था। तो बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था
इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था और नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वर्ल्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर प्रतिबंधित लगाए। तो एक तरीके से जो ये पौधा उगता था, यानी कि बोर्ड का जो पौधा उगता था, तो एक तरीके से उनके क्षेत्र वालों ने उस पर पाबंदी लगाने का सरकार पर जोर दिया। तो मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। तो नीला से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं शताब्दी में आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों में नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया और कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिनिक्स ने फ्रांसीसी ब्राजील में, पुर्तगाली जमैका में, ब्रिटिश और वेनेजुएला के स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे और उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील का बागान सामने आया। तो बागान किसे कहा जाता है ये भी देख लेते हैं। तो एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। तो काफ़ी गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि में अपने विकसित बागानों का जिक्र किया है। तो एक तरीके से बाग लगाए जाते थे उनके, जैसे कि आपने आम के बागों के बारे में सुना होगा, अमरूद के बागों के बारे में सुना होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो जिनसे मतलब वो ज़्यादा अधिक मतलब राजस्व प्राप्त कर सके, जिनसे वो अधिक मतलब कमाई अपनी कर सके, तो इनका उपयोग ज़्यादा किया जाने लगा। गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास और आदि इन चीज़ों का। और अत्यधिक ये चीज़ें भारत के लोगों के द्वारा पसंद भी की गई, जैसा कि आज वर्तमान समय में आप देखते भी हैं। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आज पसंद भी की जाती है। तो अब देखिए 18वीं शताब्दी के आखिर में तब तक भारतीय नील की जो मांग थी वो बढ़ गई थी। तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग अब शुरू हो गया था और उसमें कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की जो रंगाई की मांग और तेजी बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी और उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 यानी कि 1783 में और 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंग रेंज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? तो देखिए, तो एक तरीके से नील की उपयोगिता क्यों बढ़ी? तो देखिए, तो कपड़ों के लिए जो छापे का यानी कि डिज़ाइन दिया जाता था, तो एक तरीके से वोड का जो पौधा था तो वो एक तरीके से फीका यानी कि बेजान सा दिखाई पड़ता था, परंतु जो नील के द्वारा छापे के द्वारा यानी कि डिज़ाइन दिया जाता था तो वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता था और इतना ज़्यादा चमकदार लगता था कि उसकी डिमांड अधिक बढ़ती थी और वो सबसे ज़्यादा महंगा भी था। तो इसलिए नील की जो था अब उत्पाद भारत में शुरू हो गया था, नील और अफीम का। ऑलराइट, तो भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। तो अब देखते हैं तो भारत में किस तरीके से ब्रिटेन की जो थी वो दिलचस्पी बढ़ी थी। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते में लगने लगी। तो अब देखिए, तो क्यों लगी? तो उसमें 18वीं सदी के आखिरी में दशकों में ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। तो यानी कि सबसे ज़्यादा कमाई वस्त्र में थी, क्योंकि रेशमी कपड़ा और यानी कि कपड़े के व्यापार के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी कुल मिलाकर के। और वो एक तरीके से अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए नील का इस्तेमाल अधिक से अधिक वो करना चाहती थी। तो उसको लेकर के नील का जो था एक तरीके से बंगाल में वो पैदा होने लगा। तो पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों में छा गया और 1788 अर्थात 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में यानी कि 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% अर्थात 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादक में पैसा लगाने लगे और समय बीतते के साथ ही कंपनी के बहुत सारे कारोबारी पर ध्यान देने लगे और इसी के साथ अपनी नौकरियां छोड़ दी और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिसमें पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। तो देखिए, तो एक तरीके से बैंक की व्यवस्था भी इस कंपनी के द्वारा किए जाने लगी थी, क्योंकि एक तरीके से दो तरीके से फ़ायदा था, क्योंकि वो नील की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा था। अब उसको अपने ही आदमी नील की खेती के लिए मिल गए थे और दूसरा ये था कि अब वो राजस्व भी उनसे प्राप्त करना चाह रहा था। तो एक तरीके से ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो अपना पूर्ण तरीके से विस्तार करती जा रही थी। अब देखिए, तो चित्र 7 में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है?
तो सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, तो अगस्त 1791 यानी कि 1791 जनवरी स्कूद हेदोस्की का चित्र है। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी बागान मालिकों में कैरिबियस द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 यानी कि 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी थी और इस घटना की वजह से ही कैरिबियस द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। हैव ए गुड डे एंड जय हिंद। तो आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, तो ध्यानपूर्वक सुनिए और आपको इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलनों की कार्यसूची क्या थी? ऑप्शन ए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना। ऑप्शन बी, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। ऑप्शन सी, भारत की सांप्रदायिक समस्या का समाधान खोजना। ऑप्शन डी, भारत के शोषित वर्गों की समस्याओं का समाधान खोजना। और आपके लिए दूसरा प्रश्न, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। ऑप्शन बी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन सी, रूसी क्रांति। ऑप्शन डी, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसी के साथ आज का ये संपूर्ण चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज्ञानवर्धक भी रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। सो टिल आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।